अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से। और इस ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ आज इस ट्रांसमिशन में दे रही हैं मोना आलम। मोना, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोगों को बता दें कि अभी इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस को लेकर सूरत हाल क्या है। हम ये देख रहे हैं कि तादाद जो है मरीज़ों की, कोरोना वायरस से मुतासर लोगों की बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये तादाद 16,117 से ज़्यादा हो गई है इन केसेस की, और बताया ये जा रहा है कि इनमें से 4,105 अफराद सेहतयाब हुए हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर ये भी है कि 358 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तो मैं कल में अब हम इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोना, गेस्ट भी हैं हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल आसमा, आपने बहुत वजह तौर पे बताया, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम एक बहुत पंक्चुअल अपडेट अपने नाजरीन को देते रहें इस ट्रांसमिशन और इस पूरे प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इस हवाले से, उसके तवस्सुत से नाजरीन हम बाकायदा अपने मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले उनसे ना सिर्फ हम कोरोना वायरस के मौजूदा हालात, हिकमत अमली, लाहे अमल, इनके अहवाल से बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल भी जो इसमें नाजरीन एक कंसेंसस की ज़रूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होने की, और ख़ास तौर पर जो सियासी सतह पर जिस लेवल के कंसेंसस की ज़रूरत है और जो समझा जा रहा है दरकार है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तज्जिया तबसरा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होगा। सबसे पहले तारुफ कराती चलूँ, शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ तशरीफ फरमा है, स्काइप से आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, वेरी वोकल सेंसिबल वॉइस फ्रॉम अवर पार्टी। बहुत शुक्रिया जी शानदाना साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का, कि आप वहाँ स्काइप से आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। इन्हीं के साथ नाजरीन डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं। आप मेंबर कौमी असेंबली PMLN से और साबिक, क्योंकि आप DG हेल्थ भी हैं पंजाब के, तो बहुत बखूबी इन तमाम चीज़ों को, जो कोरोना वायरस और हेल्थ रिलेटेड जो पूरे एक सिनेरियो है उसको समझते हैं, उस पर गहरी निगाह रखते हैं। वंस अगेन अ वेरी सेंसिबल वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी कि आपने हमें ज्वाइन किया है वाया स्काइप। उन्हीं के हमरा नाजरीन नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। आप सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार, और आपका बेबाक तज्जिया तबसरा। हम इन तमाम अहवाल पर न्यूट्रली कुछ चीज़ों को अंडर पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे थ्रू यू। बहुत शुक्रिया जी नसीम साहब, आप भी तशरीफ आप लाए हैं स्काइप के जरिए हमारे साथ और आप मौजूद हैं। अगर बाकायदा आगाज़ करें, शानदाना साहिबा आपसे अगर बात का आगाज़ कर लें। अब से कुछ देर पहले भी जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा एक उन्होंने प्रेस टॉक की और उन्होंने फिर आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। ये बताइएगा पहले तो ये जो लाहे अमल है, गिवन द फैक्ट कि अब हमारे तकरीबन कोई 15,000 से तजावुज़ करते हुए फिलहाल जो रिपोर्टेडली केसेस हैं कोरोना वायरस के मौजूद हैं, हाउ डू यू सी दिस स्ट्रैटेजी जो ये गवर्नमेंट की तरफ से सामने रखी गई है? इसमें किस तरह से हम इन केसेस को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं? पहले तो ये फरमाइएगा, और फिर ये सियासी लेवल पर क्या इससे बेहतर, यकीनन जो हम कहते हैं कि एक इत्तेफाक राय हो सकता है, वो कब तक हम अचीव कर सकते हैं? थैंक यू मोना, दैट्स 3 सेपरेट, तो मैं इनका अलग अलग जवाब जी प्लीज डू। देखिए, पहले जी आपने बताया कि केसेस पहुंच गए 15,500 तक, तो खुला तरीक फरमाया। और अगर आप देखें ग्लोबली जो हमारी डोनेशन की सप्लाई होती है, उसमें भी सारे ममालिक के रेट्स बताए जाते हैं, बीमारी के भी, डेथ की भी। पाकिस्तान इज़ाफी तौर हमारी डेथ की रेट अभी भी 2 पर 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख लोगों में 2 की डेथ की जो डेथ रेट जा रही है, वो भी ना होती आइडियली। दूसरा, हमारे जो केसेस का रेट है वो बिल्कुल ये सही है कि डबल ट्रिपल हो चुका है पिछले, जिस तरह के कर्व चलता रहा है बाकी ममालिक को, पाकिस्तान में भी विटनेस किया जा रहा है। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स ये था, जो शुरू से था अभी तक है, वो एक स्मार्ट लॉकडाउन का था कि आप सीधा इदारों के, यानी अस्पतालों को, फार्मेसी को, खुर्दनोश की अशिया की दुकानें वो आप खुली रखें, और बाकी आपने इकोनॉमिक एक लॉकडाउन कर दिया। क्योंकि आपके पाकिस्तान में, मैं थिंक हर्षों पे भी जुबानी है, मुझे भी याद हो गया, लोगों को भी, कि आपकी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, सर्विसेज पे 60% आपको GDP सर्विस सेक्टर से आता है, तो आपने सर्विस अपनी सारी बंद कर दी, तो नेचुरली इकोनॉमिक पुश तो होगा। अभी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्रंच है, और एस्टिमेट्स आ रही हैं, अभी हम पता नहीं है कि एस्टिमेट एक्चुअल क्या रिजल्ट होगा। जो 2008 और 9 की थी आपकी रिसेशन, वो 1% की थी आपकी, अब कहा जा रहा है 2 से 3% हो सकता है, बट देखी जाएगी। दिस टाइम बेटर प्रिपेयर, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, सोशल मीडिया है, और ऑलरेडी 5 बड़े जो ट्रेडिंग नेशंस है उन्होंने कहा है कि वो $7 ट्रिलियन वर्ल्ड इकोनॉमी पंप करेंगे, तो कीप इट गोइंग, इसमें से अमेरिका भी आता है। मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका से अपनी बीमारी का हम प्रोफाइल कंपेयर करें, बेशक हमारी टेस्टिंग कम है, हमारे पास टेस्ट नहीं थे, अब 20,000 पर डे तक टेस्टिंग हमारी कैपेसिटी भी पहुंच जाएगी आज के दिन तक,
لیکن ہماری پھر بھی دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے فیونرل یعنی کہ جنازہ چھپا نہیں سکتے, ہماری ڈیتھ ریٹ پھر بھی کم ہے. ہمارا جو مین مسئلہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے. اگر ہماری اماؤنٹ لوگوں کی بیماریوں کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کریں گے کیا, لوگوں کو کہاں سنبھالیں گے, بیماری تو اس کی ہے نہیں, سوری اس دوائی ویکسین تو ہے نہیں. تو مسئلہ ہمارا وہاں پہ آ رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ کا کوئی آپ نہیں ہے, پھر کیا کریں, لوگوں کو ٹینٹوں میں بند کریں گے. اس لیے بار بار لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سیلف کوارنٹین پریکٹس کریں, خود خیال رکھیں. تیسرا آپ نے پولیٹیکل بات کی, میں یہ دیکھیں آپ کو ایک 100% ڈگری آف کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ جو آپ کا NCOC کی ڈیلی میٹنگز ہو رہی ہیں اسد عمر صاحب کی صدارت میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں, جس میں سارے ملک کے چیف سیکرٹری, چیف منسٹر اور ہیلتھ منسٹر کی ڈیلی ملاقات ہوتی ہے, اس میں فوج بھی ہوتی ہے, سویلینز بھی ہوتی ہے, فخر امام صاحب بھی ہوتے ہیں. ان میٹنگز میں میں نہیں ہوں, لیکن جو رپورٹیں ہمیں ملتی ہیں تو اس میں ایک پہلی دفعہ پاکستان میں بائی پارٹیزان ایک ایکسلنٹ لیول کوآرڈینیشن ہو رہی ہے جس میں سیاست نہیں کی جا رہی. اس میں صوبے اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کرے, چاہے وہ سندھ, بلوچستان, KP یا پنجاب. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب باہر لوگ نکلتے ہیں کمروں سے, یا جب سیاست کی بات آتی ہے, بزنس از یوزول کی یا پالیٹکس از یوزول کی, تو پھر الٹی سیدھی خبریں آتی ہے کہ جی ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. پھر 18ویں ترمیم کی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو صحت چاہیے تھی, آپ نے صحت لے لی 18ویں ترمیم کے بعد, تو پھر آپ سنبھالیں اپنے صوبے کو. تو یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں, لیکن بائی لارج جو مجھے ایک 100% شورٹی ہمیں دی گئی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں کرونا پہ ایٹ لیسٹ ہمارا جو ڈیلی آپریشن اس میں ایک پیج میں. شاندانہ صاحبہ, ون سینٹنس اباؤٹ 18ویں ترمیم جس کا آپ نے خود ابھی تذکرہ کیا ہے, کیا اس کے حوالے سے حکومت ارادہ رکھتی ہے, اس کو رول آؤٹ ہم اس کو رول بیک کر رہے ہیں, یا پھر اس میں کوئی ترمیم ہم لانا چاہ رہے ہیں, کیا پلان آف ایکشن ہے؟ دیکھیں اس پلان آف ایکشن سے میں بالکل باخبر نہیں, لیکن کیونکہ میں ٹیکنوکریٹ ہوں, میں اپنی پریکٹیکل پرابلم آپ کو بتا سکتی ہوں. 18ویں ترمیم کو 7 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور پچھلے 5 سال میں جب 13 سے 18 تک حکومت نے ہم اس کے مسائل دیکھتے, کیونکہ 18ویں ترمیم بنا تو نہیں تھی لیکن اس کا امپلیمنٹیشن پلان کوئی نہیں تھا. آدھا ایجوکیشن صوبے میں, آدھا سینٹر میں, آدھی ہیلتھ صوبے میں, آدھی سینٹر میں. اسی طرح ہیلتھ ایجوکیشن, پھر آپ نے یہ بھی کیا کہ لیبر آپ نے دے دیا صوبے کو, ویمن ایشوز آپ نے دے دیے, آدھی انڈسٹری یہاں, کامرس یہاں. تو ہمارے کو جو ہونا چاہیے تھا نا کہ کریں گے یہ کیسے, کوئی رول میپ نہیں تھا. تو اگر آئی ڈونٹ تھنک گورنمنٹ اس کو رول بیک کرے گی پر سے, بٹ کوئی امپلیمنٹیشن میکینزم تو بتائے. فوڈ سیکورٹی ہمارے پاس ہے, ایگریکلچر اور فوڈ آپ نے صوبے کو دے دیا, تو اس میں پرابلمز ہیں, اور جو نہیں مانتا اٹس سلینس, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, تو اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, PMLN سے ہمارے ساتھ نثار احمد صاحب موجود ہیں. آپ کا تو کیا نظریہ ہے, ہمیں آپ سے جانا شاندانہ صاحبہ, لیکن ہم کچھ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون اس پر کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا رائے رکھتی ہے جب ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. نثار صاحب آپ کہیے گا, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں یہ ترمیم کی جانی چاہیے, اس کے حق میں ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ there is always room for improvement. اگر کوئی 18ویں ترمیم میں یا آئین کے کسی چیک میں بھی کوئی اگر ویکنس ہے, اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, تو اس کا ایک طریقہ کار طے ہے آئین میں, اور وہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو اس کو لائے اور ترمیم پیش کرے, اور اگر 2/3 میجورٹی اس کے ساتھ ہے تو بالکل وہ اس کو حق حاصل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ موقع جو ہے, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ مکمل یکسوئی ہو, یکجہتی ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18ویں ترمیم کی بات کرنا جو ہے وہ بے وقت کی راگنی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے اس کو چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ کرنے کا. اس سے یہ ہے کہ خام خواہ پہلے یہ ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے تمام صوبے اور وفاق کی حکومت, اور اس سے یہ ہے کہ مزید دوریاں بڑھیں گی, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ خراب ہوگا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل یکجہتی ہو, مکمل یکسوئی ہو, ایک پیج پہ ہو وفاق کی حکومت و صوبے, تاکہ ہم کرونا کی وبا سے ہم ایفیکٹولی نمٹ سکیں. اچھا نثار چیمہ صاحب, یہ فرمائیے گا, ابھی جیسے آپ نے بتایا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے, تو لیکن اس کے علاوہ کیونکہ آپ بھی خود بھی ڈاکٹر ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حکومتی ایک لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے. بالکل ریکور ہونے والوں کی بھی تعداد زیادہ ہے, اور یقیناً پاکستان بہت سے معاملات میں گفٹڈ ہے جب کورونا وائرس سے یہ بات آتی ہے کہ ہم کتنے اسٹرک ہیں. تو یہ فرمائیے گا, یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے, جیسے پریس کانفرنسز کی گئیں, بتایا گیا, لیکن پھر بھی ہم اکنامک سٹرینگولیشن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جس وجہ سے ابھی بھی آپ جو 15 روپے تک کی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے, اوگرا نے جیسے 20 کی انہوں نے اپروول جو ریکمنڈیشن تھی وہ دی تھی. تو یہ فرمائیے گا, یہ دو چیزوں کو کیسے ہم بیلنس کریں, آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مونا, بات یہ ہے کہ جب لائف اور لائیولیہوڈ میں سے آپ ایک کا انتخاب کرنا پڑے آپ کو, تو ظاہر ہے پہلے لائف کا آپ پریفرنس دیں گے. جب جانیں بچیں گی تو پھر لائیولیہوڈ کی بات آئے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, ڈاکٹرز کا موقع بالکل صحیح ہے. تمام ڈاکٹرز جو ہیں
इस वक्त पाकिस्तान के भी और बाहर की दुनिया के भी, वो समझते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन जो है वो जो है उसके अलावा कोई चाराकार नहीं है इसकी जो मजीद स्प्रेड को रोकने के लिए। देखें हाफ हार्टेड जो है ये स्टेप से काम नहीं चलेगा। देखें ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती है ये वहां हो सकती है जहां पब्लिक में इस कदर अवेयरनेस हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक मैसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी नहीं चलाई जा सकी अब तक। और दूसरी बात यह है कि देखें तमाम अपोजिशन को, तमाम कायदीन को मैं समझता हूँ कि एतमाद में लेने की जरूरत थी जो आज तक गवर्नमेंट ने नहीं लिया। कोई फेडरल कोई है कि कौमी नौयत का कोई मसला हो, देखे कश्मीर का मसला हो, कोरोना का मसला हो, हमारी ये ख्वाहिश रही है। जिस दिन नेशनल असेंबली का इजलास प्रोरोग हुआ है उस दिन भी हमने बात की, मैंने खुद ऐवान में खड़े होकर कहा कि देखें आप हमारे तजुर्बात से फायदा उठाए, हम हमारी खिदमत हाजिर है, हम अपनी पेशकश करते हैं, हमारी सारा ताउन हमारे आपके साथ है। कौमी मसला है, इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, आइए मिल के इसको हल करे। लेकिन को बुलाए तो सही, हम तो माइल बेकर हम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसी रवे मंजिल ही नहीं, को बुलाए तो सही, हम तो हाजिर हैं। देखें डेंगी के ऊपर जिस तरह हमने पंजाब में इफेक्टिवली काबू पाया आपको याद है, और ये 1 साल की मेहनत के बाद 2012 में मैं ही था DG हेल्थ पंजाब का, और 1 साल की मेहनत के बाद वो सक्सेस स्टोरी जो है वो उसने जन्म लिया जिसके पूरी दुनिया में उसको सराहा गया, उसको अप्रिशिएट किया गया। बात ये तमाम महकमों को, तमाम वो इदारे, तमाम महकमे जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रोल हो सकता था उनको ऑन बोर्ड लिया गया। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जिस तरह वार फुटिंग पे काम हुआ आपके सामने है। अब यह कि हमारा तो तावन हाजिर है लेकिन खुद बुलाए तो सही हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं आपका ताउन हाजिर है लेकिन आपको बुलाया नहीं जा रहा है। और PTI क्या सोच रखती है? शानदाना साहिबा ये बता रही थी कि हर तरह से कोशिश की जा रही है कि तमाम पार्टीज को साथ लेकर चला जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे साथ, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, तो नसीम सिद्दीकी साहब लाइन पर मौजूद है। मोना इस वक्त हमारे साथ। नसीम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। अच्छा नसीम साहब, आपने दोनों तरफ की राय सुनी, PTI क्या कह रही है, मुस्लिम लीग नवाज क्या कहती हुई हमें दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तजाद पाया जा रहा है। एक जानिब से ये गिला है जी कि बुलाया नहीं जा रहा है, बात नहीं सुनी जा रही है, दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आप ये बताइएगा कि आप बतौर एक तज्जियाकार के, एक सीनियर सहाफ़ी के, सिचुएशन किस तरह की देख रहे हैं, किस तरफ जाती देख रहे हैं? ये जो सूबों के अंदर इत्तेहाद की बात की जा रही है या ये कहा जा रहा है कि इत्तेहाद नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? और सर अगर ऐसा है तो इसका नुकसान तो सरासर फिर आवाम को होगा, इसके लिए क्या किया जाए, तदारुक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दोनों का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो वबा इस वक्त पाकिस्तान में आई है, बल्कि पूरी दुनिया में आई है, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है कि ये किस करवट जाएगी, ये किस करवट बैठेगी। अभी तो 2-4 महीने जब गुजर जाएंगे उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट सामने आएंगे। जो जी नसीम साहब, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आप बात कीजिए। जी, तो उसमें यह है कि बिल्कुल हुकूमत को भी चाहिए इस वक्त अपोजिशन पार्टीज को लेके चले। लाजमी नहीं है कि आपने जो लीडर हजरात हैं PMLN के या पीपल्स पार्टी के जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, या आप नहीं चाहते कि उनको ऑन बोर्ड लें, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में डॉक्टर साहब जैसे और बहुत दूसरे जो MNAs वगैरह हैं वो बड़ी अच्छी अपना रेपुटेशन रखते हैं। तो एक कॉन्सेंसस जरूर आपस में होना चाहिए। स्पीकर के अंडर एक इस तरह की जो है वो इन्होंने कमेटी भी बनाई हुई है जो आपस में डिस्कस करती है। दूसरी जगह मैं ये कहूंगा कि लाजमी बात, ये फर्ज वाली बात नहीं है कि हुकूमत ही इनको दावत दे। अपोजिशन बहुत दफा हुकूमत कर चुकी है, पंजाब में इनके बड़ा अपना इनके पास सीटें हैं और ये काफी मजबूत रहे हैं वहां पे। इनको चाहिए कि अपने तौर पे, अपने तरीके से, अपने हलकों में काम करें, क्योंकि ये जो वबा है इसके लिए जो गवर्नमेंट का मैसेज है, ये गवर्नमेंट जो बातें कर रही है वो काफी नहीं है। आवाम को भी इसमें हुकूमत के साथ मिल के चलना है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान में शायद ये वबा इतनी तेजी से नहीं फैलेगी या गर्मी आ जाएगी, या यहाँ पे मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी आपने देखा कि स्पीकर कौमी असेंबली का भी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गया, गवर्नर सिंह का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो ये बड़े मुश्किल हालात आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो हमें एहतियात करनी है, जिसमें आवाम को भी हुकूमत के साथ मिलकर चलना है और अपोजिशन भी अपने तौर पे जो है वो काम करे, अपने हलकों में जाए। जो MNAs हैं, MPAs हैं, ये हुकूमत की तरफ सिर्फ ना देखें, इनकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने हलके की आवाम की जाके हेल्प करें, उनको राशन पहुंचाए, उसके बाद उनको गाइड करें। लेकिन सर एक कंसेंसस भी तो होना चाहिए ना, फिर बहुत जरूरी।
इन तमाम स्टेक होल्डर्स का एटलीस्ट सियासी सतह पर एक पेज पर होना जरूरी है। हमें इतने खास ये लोग मीटिंग्स करते हुए एज सच बिल्कुल अदर देन एनसीओसी वैसे नजर नहीं आते कि जैसे ऑपोजिशन लीडर फॉर एग्जांपल वो हो और कोई प्राइम मिनिस्टर हो, तमाम पार्टी के हेड्स हों और वो कोई मीटिंग करें किसी स्काइप या जूम के जरिए। आप मोना आप देखें कि ये बड़े हार्ड लाइनर्स इस वक्त मौजूद है, पीपल्स पार्टी को ले लें, पीएमएल को ले लें या पीटीआई को ले लें, तो मैं जरूरत नहीं समझता कि कोई लीडर हजरात की मीटिंग होनी चाहिए। ये कंसेंसस आपस में भी जो है वो तय करके तो अपने तौर पे भी काम करके कौम की खिदमत कर सकते हैं। आखिर ये लोग 10-10, 15-15 साल इन्होंने हुकूमतें की हुई हैं और इनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, एमएनएस भी हैं, एमपीएस भी हैं, इनके पास सारे कॉन्टेक्ट्स भी हैं, तो ये अपने तौर पे खिदमत करें और एक रोल मॉडल बने ताकि हुकूमत शायद देखे कि अगर ये बेहतर तरीके से कहीं परफॉर्म करे तो हुकूमत इनको अपने साथ मिला ले। अच्छा शानदाना साहिबा, ये पहले तो आपने भी सुना जो तज्जिया पेश किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने, ही इज ऑफ द व्यू कि एज सच कोई जरूरत नहीं है कि आप तमाम सियासी लीडर्स की कोई कॉन्फ्रेंस बुलाएं। एक तो इस हवाले से भी फरमाइएगा और दूसरा ये भी बताएं हमें कि मईशत के एतबार से जहां पर तमाम जो दुनिया भर की जो एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू अर्लियर तमाम इकोनॉमीज इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं, पाकिस्तान में अब ये जो पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी इस वक्त लाई गई है, कितना रिलीफ ये साबित हो सकता है? अब बजट भी आने वाला है और काफी चीजें इस हवाल से जरूरी हैं। फिर रमजान के महीने में भी जिस किस्म का एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम हर दफा देखते हैं इस दफा भी मौजूद है, तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की फॉर इकोनॉमी एज वेल, और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात की है नसीम सिद्दीकी साहब ने, दोनों एतबार से बताएं। देखिए दो चीजें, पहले तेरे पॉलिटिकल बात कर ले। जी शानदाना साहब, चीमा साहब मेरे कॉलीग हैं, बहुत करते हैं। जी जी चीमा साहब हमारे कॉलीग हैं, इनकी इज्जत भी करते हैं, एक्सपीरियंस कॉलीग हैं। असम्बली में जो पाकिस्तान का आगे आते हैं और वो काम करते हैं। देखिए जो चीमा साहब ने दिल्ली की एग्जाम्पल दी, सिर्फ सुबह पंजाब में 300 बंदे की जो वफात हुई तो उसके बाद ये मैटर सीरियसली लिया गया और बिल्कुल सही है कि उसको सराहा किया। लेकिन 300 अमवात उस टाइम तक कायम हो चुकी थी पंजाब। अब पूरे पाकिस्तान में एट दिस पॉइंट इन टाइम हम 300 तक किस रेट पर पहुंच रहे हैं, आप ये भी देख। दूसरी बात यह है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंसी में ये ना हमारा वहां कोई लेना देना है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल स्ट्रैटेजी वो सुबह की बात नहीं करते, वो पूरे पाकिस्तान की बख्शे एक्चुअली उससे बेहतर हो सकती, क्यों नहीं हो सकती थी? लेकिन अगर आप अपनी स्टाफ, आपके टेक्नीशियंस, लोग वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ आप पाकिस्तान में कल को 3000 वेंटिलेटर्स मंगा लें, आपके साथ 3000 वेंटिलेटर के टेक्नीशियंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, आपको पता है कि कितने मुश्किल होता है वेंटिलेटर को चलाना। तो इसलिए आई थिंक लोगों की जो जनरल एक मीडिया से या पब्लिक से एक क्रिटिसिज्म आती है, तज्जिया आता है या बातें सारी जरूरी होती है, सुनने की होती है, लेकिन फिर इनसे जरा खुरेदना होता है कि कौन सी बात अपने गोल को जाके मिलती है। अब देखें बात कोई सियासी उसकी, मुझे पता है कि आज और कल भी नेशनल असेंबली में मीटिंग हुई है, कल हेड ऑफ पार्टी की मीटिंग थी, ये वर्चुअल सेशन के हवाले से फखर इमाम साहब भी थे, डॉक्टर मिर्जा भी थे, उसमें बहुत सारे हमारे सीनियर मेंबर्स भी थे, लेकिन वो जो पॉलिसी थी वर्चुअल मीटिंग्स की या वर्चुअल सेशन की वो रिजेक्ट हो गई। अब स्पीकर साहब का कोरोना अनाउंस हो गया है, वो एक वाहिद कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अपने हल्के में बैठे होते हैं, आप ट्विटर फीड देख लें, नेशनल असेंबली से देख लें, 24 घंटे अपने हल्के में अपने लोगों के साथ होते हैं और उनको हो गया कोरोना, ठीक है। तो अब एक वो है पब्लिक के लिए, एक हम कहते हैं कि जी लॉकडाउन करें, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को हम कह रहे हैं कि आपस से मिलने बजाय, बिल्कुल मैं नसीम साहब से एग्री करती हूँ कि आप जाके अपने लोगों से मिले, अपना हाल तो पूछे अपने लोगों का कि क्या हो रहा है। हाँ, प्रिकॉशंस लें, PPE सूट पहन सकते हैं, डबल मास्क, इस तरह हमारे बेचारे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज और टेक्नीशियंस फ्रंट साइड पे वो हमारी फौज बने हुए हैं, तो इस तरह हम पार्लियामेंटेरियंस 400 बंदे हम क्यों नहीं जा सकते। दूसरी बात इकोनॉमिक पे, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नसीम कि चीमा साहब की बात में भी वजन है, बट एक वो हद तक है, क्योंकि अगर हमारे पार्लियामेंट्री पेज पे आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोरोना तो पॉलिटिक्स से नहीं डरता और ना वो पॉलिटिक्स से मुतासर होता है। हेल्थ इज अ प्रोविंशियल मैटर और हर सुबह अपने आप को ठीक है शानदाना साहब, आपकी बात जो है वो बिल्कुल पहुंच गई सुनने वालों तक, लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं कि अपने अपने तौर पर अभी खिदमत की जा सकती है आवाम की। नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कोई ऐसी बात की है, लेकिन निसार साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप फरमाइएगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए। आज मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे थे कि जी इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, कोरोना बेशक अगर किसी को हो भी सकता है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके
करके इजलास बुलाया जा सकता है, कोरम पूरा किया जा सकता है। आपकी क्या राय है सर, क्या अपने अपने तौर पर खिदमत का ये जो सिलसिला है, ये जो तजवीज़ है, इस पर अमल किया जाए या वाकई तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मिल बैठना चाहिए इस मसले पर? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पिछले दिनों आपके सामने आई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि दुनिया जहान की पार्लियामेंट्स जो हैं इस मौके पे या जब भी कोई इस तरह की वबा आती है, कोई आजमाइश आती है, कोई कड़ा वक्त आता है, तो अपनी अपनी कौम की रहनुमाई का फरीजा पार्लियामेंट ही सर अंजाम देती है। सही। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि हमारी पार्लियामेंट क्या कर रही है। इस वजह से इजलास बुलाना जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये जो इट्स नीड अख्तियार बिल्कुल बुलाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। सूबे हों या अपोजिशन हो या पूरी कौम हो, उसके मामले में कायदाना किरदार होना चाहिए। सूबों के मामले में या अपोजिशन के मामले में इस मौके पर नाकिदाना किरदार नहीं होना चाहिए, कायदाना किरदार अदा होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, फेडरल हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात जो है, देखें, ये मैं इस मौके पे याद दिलाता चलूँ कि काश की इस फाकदिली का मुजाहरा होता कि जब सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बार वक्त लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने, आपको याद है, और आइसोलेशन सेंटर कायम किए, बड़े बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाई। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है तजब्जुब का शिकार रही, पंजाब गवर्नमेंट भी, केपी गवर्नमेंट भी, कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। लेकिन यह है कि उस वक्त वो जरूरत इस बात की थी कि सिंध गवर्नमेंट को सराहा जाता, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया जाता और उनको फॉलो किया जाता, लेकिन उस पर मुसलसल तनकीद होती रही। ये बड़ी अफसोसनाक है और इससे ये है कि कोई कौमी यकजहती पैदा करने में ये कोई इससे मदद नहीं मिलती। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट तो एक बड़े भाई का किरदार अदा करती है। देखें, वो उसने जिस तरह अमेरिका क़यादत करनी है, रहनुमाई करनी है, कौम पूरी कौम को साथ लेके चलना है, और इस वक्त जो है वो ये मजीद दूरियां पैदा की जाए, तो इससे ये है कि ये कोई भी वबा हो, कोई भी आजमाइश हो, उससे आप कैसे इफेक्टिवली निपटेंगे। निसार चीमा साहब, सिर्फ इतना फरमा दें कि बिल्कुल ये आप जो भी बात कह रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह बजा। आप हमेशा माशाल्लाह से बहुत एक सेंसिबल अप्रोच तमाम महवाल से रखते हैं। जो आपने अभी बात की कि चले एक एप्रिसिएशन होनी चाहिए, लेकिन वो टू वे ट्रैफिक की तरह अगर हो तो वो यकीनन बेहतर है कि अगर हमें भी कोई अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई तारीफ आ जाती या कोई एप्रिसिएशन आ जाती इस बात की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है इस दफा, या किसी भी मेजर को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर मेजर को लेकर, जो क्वारंटीन सेंटर कायम किया गया है पंजाब में, काफी कुछ हो रहा है, तो ये एक टू वे ट्रैफिक की तरह चले तो तमाम हमारे सियासतदान इसमें रोल अदा करें। मैं आपकी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड मानते हुए आपसे सवाल कर रही हूँ। आपको याद है, मैं तुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनरल असेंबली में जब तकरीर की तो मैंने तो बहुत खुल के उसको अप्रिशिएट किया। जी जी बिल्कुल सर, के ऊपर और इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने बहुत बेहतरीन तकरीर की। हमने तो बड़ा यानी खुल के उसको अप्रिशिएट किया जी। कभी इसमें फराख, कभी यह है कि उसमें आपने देखा है कभी बुखल से काम नहीं लिया। जहां भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई अच्छा काम किया है बिल्कुल फराख दिली के साथ उसकी तारीफ की है। लेकिन इसकी तवक्को हम प्राइम मिनिस्टर साहब से और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमें होनी चाहिए बजा तौर पर, और कम से कम इसका रवैया वहां से भी देखने में आना चाहिए। ये तो नहीं है कि वहां से ये देखे वो मुसलसल उस तंग नजरी का मुजाहरा हो और मुसलसल इस तरह का एक जैसे इंतकामी एक सोच और ज़हनियत का मुजाहरा हो, तो फिर ये है कि ये देखे ताली दोनों हाथों से बजती है। और ये देखे हमें इस वक्त फिर मैं कहूँगा कि हुकूमत का काम है बुनियादी तौर पर अपोजिशन को और पूरी कौम को साथ लेके चलना और उनकी रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देना। और मैं फिर ये कहूँगा कि ये इस मौके पे अगरचे ये है कि ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट जो या पंजाब गवर्नमेंट अब जो इकदाम कर रही है अगरचे काफी देर भी हुई है। ठीक है जी, आपका जो मैसेज है निसार साहब यकीनन पहुंच गया। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी पीटीआई क्या कह रही है, मुस्लिम लीग नवाज क्या सोच रखती है बिठाने के हवाले से, बात करने के हवाले से, ये तो हमने देखा, लेकिन आप ये कहिएगा, ये फरमाइएगा कि जो इकदाम किए जा रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, उन इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो या वो PPE के हवाले से इकदाम हों कि पाकिस्तान के अंदर अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो अशिया हैं ज़रूरत की, ये बनाई जानी चाहिए, या दीगर जो रिलीफ के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, एहसास के हवाले से का जो काम किया जा रहा हो, या टाइगर रिलीफ फोर्स के हवाले से, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं नसीम साहब? अच्छा देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं इसके जवाब में ये कहूँगा कि मेरे लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी, PTI सब बड़े काबिल एहतराम है, क्योंकि ये सब मेरी पाकिस्तान की जमातें हैं। लेकिन मोना को बड़े अच्छी तरह पता है कि मैं अगर रात को टीवी शोज में होता हूँ तो दिन में मैं फील्ड में काम करता हूँ और मैं हर जगह जाके खुद आंखों से देख के जायजा लेके आता हूँ, फिर उसके ऊपर
جی میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو احساس پروگرام شروع ہوا ہے نا، اس میں میں جن جن سینٹرز میں گیا ہوں وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کے جذبات دیکھے ہیں. وہ لائن میں کھڑے ہیں، لائن کو بڑا پراپرلی مینٹین کیا گیا ہے، ڈسٹینس رکھا گیا ہے، شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، تھم امپریشن لیتے ہیں، 12,000 روپے گن کے دیتے ہیں. جب 12,000 لے کے وہ لوگ واپس مڑتے ہیں نا تو میں نے ان کے ایکسپریشنز نوٹ کیے، میں نے ان کے انٹرویوز لیے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی پیسے دینے والا ہے، ہمارا بھی کوئی والی وارث ہے. یہ کون سی گورنمنٹ آ گئی ہے جو پیسے ہمیں دینا شروع کر دی ہے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ اچھے کام بھی کر رہی ہے. احساس پروگرام اس وقت پورے پاکستان میں چل رہا ہے. سندھ میں اربوں روپے بانٹے گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، فاٹا میں، اسلام آباد. اچھا پھر جب لاک ڈاؤن کی بات آتی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اس بات کی کہ سندھ گورنمنٹ کو کس بات پہ ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، ادھر وفاقی گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا، پنجاب گورنمنٹ نے بھی کیا. میں پچھلے دنوں لاہور گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سخت لاک ڈاؤن ہے. 80% جو شاپس مارکیٹس جگہ بند ہیں، اور پورے کراچی میں اگر آپ دیکھ لیں یا اسلام آباد میں صرف وہ جگہ کھلی ہوئی ہیں جو ضرورت کی ہیں، جیسے گروسری شاپس ہیں، بیکری شاپس ہیں. اور یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ اگر آپ ان کو ٹوٹلی بند کر دیتے تو لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتے. اور جو انگلینڈ میں یا آپ نے دیکھا امریکہ میں ہوا ہے کہ شاپس کے اوپر چھینا جھپٹی ہو رہی تھی اور شاپس خالی ہو گئی. وہاں پہ عمران خان نے بڑا ویژنری فیصلہ کیا کہ اگر میں یہ ٹوٹلی بند کر دوں گا تو یہاں پہ تو ایک دوسرا معاملہ جو ہے وہ سیفٹی کا معاملہ آ جائے گا، یا لوگوں جو چیزیں سٹاک کر لیں گے اور غریب کو کوئی چیز نہیں ملے گی. تو یہ جو سمارٹ سا لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمیں ایک طرف ہم ایک بڑی ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہے ہیں، ایک طرف دریا ہے، ایک طرف کھائی ہے. اگر کرفیو لگا دیں گے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور اگر آپ اس کو کھول دیں گے تو کورونا کے ساتھ ہمیں لائف کو لے کے چلنا ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں، لوگ ماسک پہن کے نکلتے ہیں، سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں اور بڑا سینسیبلی اس کرائسس سے باہر نکلیں. جی یہ ٹائٹ روپ واک کا آپ نے بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے. Indeed it is this. شاندانہ صاحبہ، اس سے پہلے جو آپ ابھی اکانومی کے حوالے سے فرما رہی تھی اس وقت کیونکہ آڈیو آپ کا مجھے کلیئر نہیں آ رہا تھا، تو میں آپ کے دوبارہ وہی سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں ریگارڈنگ اکانومی. بالکل یہ جو ایک پن پوائنٹ کیا ہے نسیم صدیقی صاحب نے، یہ ہم تمام سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے سماجی ڈسٹنس کو بھی ویسے ہی انشور کرنا ہے، اکانومی کو جیسے ہم نے انشور کرنا ہے، چلانا ہے. اور یہ جو فیصلہ خاص طور پر آج کیا گیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ تو آپ دیکھ رہے تھے جیسے مسلسل کہا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ ناکافی ہے یہ اتنا ڈکریز پیٹرولیم مصنوعات میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سفیشنٹ ڈکریز ہے؟ دیکھیں پہلے اکانومی کی بات کرتے ہیں. یہ ایشو جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اکانومی ورسس کورونا، یہ ایسا ہے نہیں. یہ ہے لوگوں کی زندگی، ایک طرف غربت سے موت، دوسری طرف کورونا سے موت. یہ ہم موت، زندگی اور موت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ڈسکشن آج کل ہو رہی ہے نا پبلک میں کہ جی ہم اکانومی کو خراب نہیں کر سکتے، اکانومی کا ایشو نہیں ہے. آپ کے مالداروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب گھر ٹھیک ٹھاک گھروں پہ کوارنٹین لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رہیں گے جب تک. اور ان کے پاس فوڈ سپلائز کا بھی مسئلہ نہیں، کسی چیز کا مسئلہ نہیں. کمپیوٹرز ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے. مسئلہ آپ کے اس پاکستانی کا ہے جو بلو دا پاورٹی لائن رہ رہا ہے، جس کے پاس نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. وہ کیا کرے گا؟ نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ اس کے پاس اسکل ہے. جتنی یہ پروجیکٹ پرائم منسٹر نے کھولے ہیں، چاہے زراعت کا شعبہ کھولا ہے، چاہے کنسٹرکشن کا کھولا ہے، چاہے وہ پارشل لاک ڈاؤن کی اجازت شروع سے پرائم منسٹر نے پارشل لاک ڈاؤن کی ہے. بالکل سندھ کے برعکس ہم شروع سے پرائم منسٹر پارشل لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زندہ نہیں گاڑ سکتے ان کے گھروں میں، ان کے گھر ان کے قبر بن جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے اینڈ اٹ اسٹینڈز بائی ہز ورڈ. اب جو یہ انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 50 ارب روپے صرف ایس ایم ایز کو دیے جا رہے ہیں، 50 ارب زراعت جو کووڈ کا پیکیج آ رہا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آپ دیکھیں لون پہ لون کی کنسیشن دیے جا رہے ہیں. ابھی ایس ایم ایز کا نکل آ رہا ہے. اب ہمارے سر صاحب نے انڈسٹری کی طرف سے پورا بتایا ہے کہ ایس ایم ایز کی کیا کریں اسٹیمولیشن کے لیے. آپ کو مجھے زیادہ پتا ہوگا مونا کہ آپ جب اکانومی کو نارمل ٹائم سے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے پاکستان سے ملک میں انڈسٹری کھڑی کرنا. اور کووڈ کے ٹائم میں لوگوں کو روزگار پہنچانا. دیکھیں سلطین صاحب بتایا احساس پروگرام کے، تو میں آپ کو بتیری کہانیاں بتا دوں. احساس از گیونگ پیپل ریزن ٹو لیو. لوگ سانس لے رہے ہیں کہ ہم 2-3 مہینے کھانا کھا پائیں گے. میں خود اپنے علاقے میں جا کے دیکھتی ہوں کہ احساس گھر گھر میں پہنچا. شاندارہ صاحبہ الاؤ می، میں اسی کنٹینیوٹی میں ہم لوگ کوئی آخری کمنٹس کی طرف کیونکہ تھے تو نثار چیمہ صاحب آپ بھی اپنے آخری بالکل بتائیے گا کلمات میں معیشت کے اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سینیریو کو؟ سر جی مونا دیکھیں شاندانہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ون آف دی موسٹ کمپیٹنٹ ایم این ایز آف پی ٹی آئی. I endorse that wholeheartedly.
और उनका बिल्कुल ये इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं मुख्तलिफ इकानमी के, उस पर भी उनकी बड़ी नजर और कमांड होती है। और उनको ये उनसे आप पूछें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इंटरनेशनल लेवल पे कम हुई हैं, क्या ये जो कमी आज की गई है क्या उससे मुताबिकत रखती है? ये तो देखें, ये है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोल की कीमत जा रही है उसके मुताबिक तो ये 70 से नीचे आना चाहिए था, 70 रुपए पर लीटर से नीचे पेट्रोल आना चाहिए था। बल्कि ये है कि इनको अगर टैक्स भी शामिल कर लें तो 40-45 रुपए इस वक्त गवर्नमेंट को पड़ रहा है। चलिए मजीद टैक्स अब शामिल कर लें, 50 कर लें, 60 कर लें, 70 से नीचे होना चाहिए। लेकिन ये है कि ये देखें अब ये कि ऊंट में मुंह में जीरा दे के, तो ये तो ठीक है, आपको लगता है कि इनमें मजीद ज्यादा कमी की जानी चाहिए, आवाम को मजीद रिलीफ दिया जाना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, वक्त हमारे पास निसार साहब कम है, बहुत माजरत के साथ। नसीम साहब आप बताइएगा, ये ओपोजिशन और हुकूमत के गिले शिकवे तो चलते रहेंगे, लेकिन ये कहिएगा कि आपने जैसा कि तारीफ की जो मौजूदा गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, कुछ तजावीज ऐसी हैं आपके पास, कुछ ऐसे पहलू जिन पर आप समझते हो कि हुकूमत को गौर करना चाहिए, अभी तक इग्नोर किए जा रहे हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर? देखिए, हुकूमत तो इस वक्त जिस क्राइसिस में आई थी और जिस तरह हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और जिस तरह हमारे खजाने में पैसे छोड़ के गई थी साबका गवर्नमेंट, वहां पे तो गवर्नमेंट को, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, बड़ी टाइट पोजीशन मईशत की मिली थी। अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और ये वाकई बड़े नफीस इंसान है। मैं इन्हीं से पूछूंगा कि क्या नून लीग की गवर्नमेंट के दौर में जब इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन होती थी तो क्या वो उसी रेशो से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइस कम करते थे? मैंने तो देखा कि 1-1.5-2 रुपए से ज्यादा कम कभी भी प्राइस नहीं हुई थी। ये पहली दफा हुआ है कि इतना बड़ा, भी पिछले दिनों प्राइस कम हुई थी, अभी फिर मजीद कम होके मतलब 115 तक, 19 तक चली गई थी और अगर अब 80 तक आ गई है तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है आवाम को। लेकिन गवर्नमेंट को मजीद सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को मजीद सोचना चाहिए, गवर्नमेंट सोच भी रही है, इकदाम भी किए जा रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे, आपके वक्त के लिए सर बहुत शुक्रिया। शानदाना गुलजार खान साहिब आप हमारे साथ मौजूद थी, आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही थी, आपका भी शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब मौजूद थे, सर आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। और मोना, हम जो बात सुन रहे थे, चाहे वो अपोजिशन की जानिब से की गई हो या गवर्नमेंट की जानिब से की गई हो, बात यही हो रही है कि हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो बेहतरीन इकदाम हैं। बेहतरीन इसलिए मोना कि हमारे पास वसाइल क्या हैं ये सबके सामने ही, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जब अमेरिका जैसे ममालिक और यूरोप में बहुत सारे ममालिक इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो इकदाम हैं अपने वसाइल को देखते हुए वो बहुत बेहतरीन तरीके से जारी हैं। नाजरीन, वैसे ये जो आज तमाम हमने बात की है इसका मकसद भी यही था, क्योंकि अब ये अलार्मिंग बात है और अच्छी बात है कि हमारे एक पैनलिस्ट ने भी इसका खुद ही तस्करा किया, नसीम सिद्दीकी साहब ने, कि आज जैसे कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने भी ट्वीट किया है, उनको भी बदकिस्मती से उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है कोरोना का, विशिंग हिम ऑल द हेल्थ। लेकिन बात यह है नाजरीन कि इस वक्त अगर हम देखें एज वी स्पीक तो यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल है, और ये शायद इस प्लेटफॉर्म से अब कहना ज़रूरी होगा कि आइंदा जो पिछले गुज़िश्ता जितने रोज़ रहे हैं और जिन जिन लोगों की मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि आजकल बहुत सरगर्म थे स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर, तो वो भी अपना फिर टेस्ट इसी हिसाब से करवाएं, क्योंकि ये एक बड़ी ज़रूरी बात है कि एक आपकी जो एक हिस्ट्री है और आपकी जितनी इंटरेक्शंस की जो हिस्ट्री है उसको ट्रैक डाउन करके मुझे लगता है कि उसको फिर तशखीस करनी चाहिए इस वायरस की। अल्लाह बस सबको इससे महफूज रखे, क्योंकि ये सिर्फ जैसे सही बात है सब कह रहे हैं और आसमा ने भी ये कही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक मसला नहीं है, ये दुनिया भर के लिए एक बहुत ही प्रेसिंग इशू है जो कि आ रहा है। बिल्कुल जी, सबाहत जिक्रिया इस वक्त मोना हमें बताया जा रहा है अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सबाहत साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। सबाहत साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाल रही हैं। आपसे यकीनन हमारे जानने वालों के लिए बहुत कुछ उनके इल्म में इजाफा होगा कि अमेरिका में खास तौर पर क्या हो रहा है। पहले तो मैं चाहूंगी सबाहत साहिबा कि आप ओवरऑल बता दीजिए कि इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन है क्या, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं जहाँ से केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं, और जो हम पाकिस्तान में बैठे सुन रहे थे वो ये है कि वहाँ पे पैरामेडिक्स हों, डॉक्टर्स हों या पूरे अस्पताल में काम करने वाला कोई भी अमला हो, वहाँ बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या वाकई ऐसा है और अभी भी है ऐसी सूरत हाल? जी तो अभी फिलहाल तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ हद तक कंट्रोल किया जा चुका है उस किस्म के मसाइल के ऊपर जो कि शुरू में दिखाई दिए, और अब जो हैं वो वेंटिलेटर्स कुछ हद तक, कुछ स्टेट्स जो कि सबसे ज्यादा बुरी तरह हिट हुई थी, जिनमें कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जो है वो सरे फहरिस्त हैं, उन्होंने भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखना शुरू कर दिया है।
तो रोजाना के जो केसेस हैं जो कोविड-19 के, वो यकीनन दोनों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कंसिस्टेंटली पिछले हफ्ते से नीचे गिरते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो डेथ्स की तादाद है वो अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई। न्यू जर्सी में इनफैक्ट न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी बिल्कुल हमसाया स्टेट्स हैं, और ऐसे कह लीजिए जैसे पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रिश्ता है, उसी तरह कुछ हद तक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का है। तो न्यू जर्सी में जो है इस वक्त डेथ्स की तादाद जो है वो न्यूयॉर्क के बराबर है, जो कि तशवीशनाक है क्योंकि न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन न्यू जर्सी से कहीं ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी न्यू जर्सी जो है वो इस वक्त शायद सबसे हार्डेस्ट हिट। अच्छा सबाहत साहिबा, ये फरमाइएगा, कुछ स्टेट्स में जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप वाज प्रिटी अगेंस्ट लॉकडाउन और वो इतना एनकरेज नहीं कर रहे थे इसको, लेकिन कुछ स्टेट्स में खुद साख्ता तौर पर फिर लॉकडाउन इम्पोज किया गया। फिर एज वी स्पीक हम देखते हैं कि वो तो प्रोटेस्टर्स बाहर आ गए एंड दे टुक इट टू स्ट्रीट्स और उन्होंने कहा कि जी ये वी आर अगेंस्ट लॉकडाउन। तो ये एक डिलेमा बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। ये आप कैसे देखती हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए स्टेट्स को? इट इज इंडीड अ डिलेमा क्योंकि हम भी इससे उसी तरह से इसको फेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरह ही जो मसला पाकिस्तान में भी कुछ हद तक रहा कि प्रोविंसेस जो हैं वो उनका अपना एक नुक्ता नजर है कोविड को लेकर, उसी तरह अमेरिका में भी ऐसा ही है। और अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये है कि जो आज लॉकडाउन पूरे मुल्क में जो कि ऐलान किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कि कब तक होगा, तो वो आज खत्म हो गया है और उसके अंदर एक्सटेंशन नहीं की गई प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। लेकिन जहां तक स्टेट्स के अपने गवर्नर्स का ताल्लुक है तो वो हर एक की अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से अपनी स्टेट को पर्टिकुलरली चलाना चाहते हैं। तो उसके अंदर से कुछ मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि टेक्सास है, टेनेसी है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज और बार्बर शॉप्स हद तक कि उनको भी खोलने का इरादा किया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि सिनेमाज में 25 से ज्यादा लोग एक वक्त में नहीं हो सकते एक्सेट्रा। लेकिन ये जो मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं खसूसन, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि हम अपने इस लॉकडाउन को, जो शदीद लॉकडाउन है, उसको खत्म करने का इरादा रखते हैं आज से। और कैलिफोर्निया में भी काफी हद तक खुल गई थी, बीचेस खुल गई थी। इस वीकेंड पे देखा गया कि क्योंकि मौसम अच्छा था और कैलिफोर्निया में वैसे भी ज्यादा सूरज निकलता है और मौसम अच्छा रहता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो बीचेस पर आ गए और इतना ज्यादा रश हो गया कि उसके ऊपर जब बाकी मुल्क ने रिएक्ट किया कि ये किस किस्म के तरीके से स्टेट को रन किया जा रहा है, तो अब फिर से कैलिफोर्निया ने अनाउंस किया है कि फ्राइडे से बीचेस बंद कर दी जाएंगी। अच्छा बिल्कुल जी, कहीं पर हम देख रहे हैं लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, लेकिन जब नताइज जो है वो अच्छे नहीं आ रहे तो फिर उसमें सख्ती भी दोबारा से होती हुई आप देख रही हैं। अमेरिका की सूरत हाल आप बता रही हैं। अच्छा सबात, एक और चीज़ जो आजकल अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर में यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये जो इंडिया में सलूक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, ख़ास तौर पर इस वायरस के बाद से, जिस तरह से इसको नाम दिया गया है कि जो मुस्लिम वायरस है, और फिर कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, उस पर अमेरिका के अंदर क्या राय पाई जाती है? ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगी कि व्हाइट हाउस क्या सोच रहा है अब मोदी के रवैये के हवाले से, और वहां पर जो आम पब्लिक है इंडिया की जिस तरह से ट्रीट कर रही है दीगर मुसलमान शहरियों को, उस पर क्या सोच रखी जाए? राइट। बात यह है कि क्योंकि जहां पर भी इंडियंस और पाकिस्तानीज या मुसलमान या दूसरे मज़ाहिब के लोग जब किसी और कल्चर में होते हैं तो आमतौर पर उनके ऊपर उस किस्म का तासुब नहीं दिखाते और कोई वहां पर शायद उनको जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी जो अथॉरिटी है उस जगह की वो ना एक के पास है ना दूसरे के पास, तो एक किस्म की दोनों माइनॉरिटीज हैं उस जगह के अंदर। तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं बहुत से मुख्तलिफ लोगों को जानती हूँ, इंडियंस को भी जानते हैं, सहाबी के तौर पर भी मिलते हैं लोगों को, तो यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि एवरीडे लोगों में जो मेलजोल है उसके अंदर इस किस्म की कोई बात है। राइट, नहीं अलबत्ता जो जी प्लीज कंप्लीट जी सबात साहिबा। हाँ जी, अलबत्ता जो जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है और ये वो तो जाहिर है कि हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में कि प्रेसिडेंट ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जो है वो आपस में एक क्लोज रिलेशनशिप रही है, और हत्ता कि मोदी ने जो है वो उनको हेल्प भी की
हाँ सबाज साहिबा, थैंक यू हमारे फॉर पास स्पीकिंग कम टू है। अस. हमारे पास यही अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैड, बट इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू. नाजरीन, अभी हाल ही में हमने देखा था कि इवन इस एक्सटेंट तक बात गई है कि जिस लेवल से भारत के खिलाफ जो लोग सामने आ रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर जो रिएक्शन आ रहा है, व्हाइट हाउस ने अनफॉलो किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और पीएम ऑफिस को इंडिया के. तो इस लेवल का रिएक्शन है जो कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम एतबार से एक आउटपोर है भारत के खिलाफ. बिल्कुल जी, और भारत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, अमेरिका में क्या सोच रखी जा रही है, इस पर खासतौर पर व्हाइट हाउस की जानिब से क्या कहा जा रहा है. लेकिन जी अभी हम आपको बताएंगे कि इटली से न्यूजीलैंड तक हम ये देख रहे हैं मोना के लॉकडाउन में बहुत हद तक नरमी कर दी गई है. बात करें अगर हम स्पेन की, तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को अब घर से बाहर जाकर खेलने की इजाज़त मिल गई है. हालांकि पहले ऐसा नहीं था, बच्चे अपने घरों के अंदर थे, उन्हें बाहर आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही थी. एक और बड़ी खबर यह है कि यूरोप की जो कारें बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है वॉक्सवैगन, उसको जर्मनी में अपना प्लांट दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि ये प्लांट पहले बंद कर दिया गया था. और स्विट्जरलैंड से खबर यह है कि वहां डेंटिस्ट की जो क्लिनिक्स हैं वो दोबारा खोल दिए गए थे. हालांकि कहा जा रहा था कि वहां से कोरोना के फैलने का बहुत शदीद खतरा है, इसलिए ये तमाम क्लिनिक्स बंद हैं, लेकिन अब ये क्लिनिक्स खोल दिए गए हैं. अगर हम बात करें मोना जद्दा की, तो वहां हम ये देख रहे हैं कि कर्फ्यू के औकात में नरमी की गई है और तिजारती सरगर्मियां और बहुत सारे मॉल जो हैं वो खोल दिए गए हैं. राइट नाजरीन, दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस इस वक्त इस निशिस्त के लिए. हमारी तरफ से इतना ही. इंशाल्लाह फिर कभी मिलते हैं. अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ.